नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज कवर करेंगे, जिसका नाम है वैदिक एज यानी वैदिक काल। आज की क्लास में हम वैदिक एज के सारे कंसेप्ट यानी वैदिक एज की से लेके लेटर वैदिक एज तक के हर कंसेप्ट को, उनके रिलेटेड फैक्ट को, टर्मिनोलॉजी जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, और दोनों में लेटर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज में क्या डिफरेंसेस थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह सेशन या क्लास की अगर बात करें तो यह आपके यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैदिक काल से क्वेश्चन केवल डायरेक्ट फैक्ट्स पे नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, कंपैरेटिव अप्रोच से भी पूछे जाते हैं। तो इस सारे को कंबाइन करके हमने इस सेशन को प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कंसेप्ट के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इस क्लास से आपका वैदिक एज में एक जो भी कंसेप्ट है, या वैदिक एज में अगर आपकी कोई भी तरह का कंसेप्ट में आपके लूप होल्स हैं, आपके वीकनेस हैं, तो उस सारे लूप होल्स और वीकनेस पे यह मजबूती एक तरह से प्रदान करेगी। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज के हम क्लास। अगर आपको स्पीड अगर स्लो लग रहा हो तो आप जो है इसको 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा पे अपलोडेड रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। शुरू करते हैं हम वैदिक एज। देखिए वैदिक एज क्या है। सबसे पहले वैदिक एज जो है, अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन का इमरजेंस कब हुआ, मतलब कि इसका उद्भव कब हुआ। तो इसकी उद्भव की अगर हम बात करें तो इसका उद्भव जो हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद हुआ। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1400 बीसी के अराउंड में जो है वो डिक्लाइन हो चुके थे। जनरली माना जाता है कि 1500-1700 इसके अराउंड में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो उसके जो डिक्लाइन हुए तो उसके बाद है वैदिक सिविलाइजेशन का इमरजेंस हुआ। अब हड़प्पन का डिक्लाइन, जो हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन हुआ, उसके जितने भी कारण थे वो हमने ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले को जो क्लास थी उसमें हमने कवर किया है। अगर आप उस सेशन को नहीं देखें तो आप ज़रूर उसको रेफ़र कीजिए। अब है कि हड़प्पन कल्चर जब डिक्लाइन हुआ तो कई सारे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जो है वो डे बाई डे डिक्लाइन होने लगे। और जब ये डिक्लाइन हुए तो यहाँ से इंडो आर्यंस का आगमन होगा। अब इंडो आर्यंस क्या है, अब आर्यंस के बारे में अगर बात करें तो आर्यन क्या है। आर्यन एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। आर्यंस जो है वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, नोबल क्लासेज है, जहाँ पे वो अपने साथ इंडो आर्यन लैंग्वेज लेके आए, जिससे जो है संस्कृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। और अगर हम बात करें आर्यंस, इंडो आर्यंस की, तो इनका जो एंट्री पॉइंट था, अगर हम बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो है एंट्री किए थे। अगर हम जोग्राफिकल सेटलमेंट और एक्सपेंशन की बात करें तो जो भी वैदिक एज का जो सेटलमेंट है वो स्टार्टिंग टाइम में इनिशियल सेटलमेंट जो है वो इंडियन, अगर मैप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, लोकेशन था, वहाँ पे इनका जो है इनिशियल सेटलमेंट था। बाद में ये धीरे धीरे माइग्रेट होते हुए गंगेटिक प्लेन की तरफ ये माइग्रेट हो गए। और जो माइग्रेशन हुआ वो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान हुआ। तब जाके उस समय तक क्या हुआ ना कि लेटर वैदिक पीरियड में ऑलरेडी जब स्टार्ट हुए थे तो आयरन का ऑलरेडी यूज जो है स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, गैंगेटिक प्लेन में आयरन की वजह से प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो गए। तो एक आयरन का हथियार के तौर पे यूज करके प्रॉपर वे में लोग एग्रीकल्चर हो गए या फॉरेस्ट का क्लियर करना हो गया, सफाई, मतलब एक तरह फॉरेस्ट को सफाई करके सेटलमेंट इस्टेब्लिश करना हुआ, तो उसमें काफ़ी वो हेल्प किया। बाद में ये जब इंडो गैंगेटिक प्लेन में हुआ तो धीरे धीरे जो है इनको जो है पूरे नॉर्थ इंडिया को एक तरह से इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था, इसलिए इनको क्या कहा गया, इसको आर्यवर्त कहा गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे।
कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें वैदिक एज का क्लासिफिकेशन को, तो ऋग्वेदिक एज जो है वो दो पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक है ऋग्वेदिक पीरियड जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, और एक है आपका लेटर वैदिक पीरियड जिसको कि जो है बाद में, ये ऋग्वेदिक पीरियड के बाद के पीरियड है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड के जो टाइमलाइन है वो आपका है 1500 BC से 1000 BC। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की टाइमलाइन की बात करें तो 1000 BC से 600 BC तक जो है वो लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन है। अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर और टेक्स्ट की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जो पीरियड है ऋग्वेदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, उसके दौरान ही जो है ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। ऋग्वेद का जो कंपोजिशन है वो उसी पीरियड में हुए थे, जिसका पीरियड है हमने जिक्र किया है 1500 BC से 1000 BC के दौरान ही ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था, जिसके कारण इस पीरियड को, अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी की तो एक पास्टोरल इकोनॉमी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पास्टोरल इकोनॉमी थी। और यह जो इनका पॉलिटी थे, एक नोमैडिक और ट्राइबल पॉलिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलते थे। इनिशियली जो है यह सब सिंधु सेटलमेंट इसको कहा जाता है। अब सब सिंधु सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? तो सब सिंधु सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है कि इनका जो अर्ली सेटलमेंट है, इनिशियल सेटलमेंट था, वो इंडस रिवर, जिसको कि सिंधु रिवर कहा जाता है, उस सिंधु रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरी थे उसी के आसपास जो है इनका इनिशियल सेटलमेंट था, जिसके वजह से इनको क्या कहा जाता था? सब सिंधु सेटलमेंट भी कहा जाता था। उसके बाद अगर लेटर वैदिक पीरियड के अगर फीचर्स की बात करें और टेक्स्ट की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का कंपोजिशन हुआ था। ऋग्वेद पीरियड में ऋग्वेद का हुआ था। लेटर वैदिक पीरियड में आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का कंपोजिशन हुआ था। इसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन का कहीं पे भी जिक्र नहीं था। आयरन यानी लोहा, लोहा का जो खोज है या लोहा का जो यूज है वो स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1000 BC से स्टार्ट हुआ था। अगर बात करें 1000 BC से आयरन का यूजेज जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ था। तो ऋग्वेदिक पीरियड क्या है ना कि 1000 BC तक ऋग्वेदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो ख़त्म हो गए थे। उसके लेटर वैदिक पीरियड हुए थे। क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ का अगर हम ट्रांजिशन देखते हैं, कुछ बदलाव होता है तो ट्रांजिशन होता है, तो एक तरह से क्या होता है ना, चेंजेज हो जाता है, उसका एक नया तरीके से अब वो कल्चर हो जाते हैं। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का जब खोज हो गया था तो उसके बाद से क्या है ना कि एग्रीकल्चर में काफ़ी इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिला, एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, जंगलों की कटाई ईजिली वे में करिए गया और कटाई करके जो है एक सेटलमेंट किया गया, प्रॉपर वे में सेटलमेंट बसाया गया। एक तरह से आपका एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको कन्वर्ट किया गया ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिला। अगर बात करें लेटर वैदिक पीरियड में तो लेटर वैदिक पीरियड का जो हम टाइमलाइन की देखते हैं तो 1000 BC से 6000 BC। अब जो 6000 BC के अराउंड जो है कई सारे टेरिटोरियल जनपद का राइज होना स्टार्ट हुआ था। जब हम अगले चैप्टर में जब हम बात करेंगे जब 6th सेंचुरी BC के आसपास के पीरियड को, तो उसमें देखिए बुद्धिज़्म हो गया, रिलीजियस चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म का उदय आपको देखने को मिलेगा। आपको महाजनपदाज का कई सारे मतलब कि 16 महाजनपदाज का जो है मतलब कि आपको जिक्र उस दौरान में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कई सारे फॉरेन इन्वेजन देखने को मिला, जैसे ग्रीक इन्वेजन हो गए, पर्शियन इन्वेजन हो गए, मतलब ग्रीक द्वारा आक्रमण किया गया हो गया, पर्शियन द्वारा आक्रमण किया गया, इन सारे के बारे में आपको उस सेंचुरी के अराउंड जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि आर्यंस के ओरिजिन को लेके कई सारे थ्योरीज देखने को मिले। देखिए क्या है कि स्टार्टिंग से इंडिया जो है कॉलोनी रहा है, ब्रिटिश का लंबे समय तक काफ़ी जो है कॉलोनी रहा है। तो हमेशा जो है इंडिया को एक तरह से वेस्टर्न जो भी ऑथर थे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को प्रेडिक्ट करते थे और बताते थे। तो जब हम बात करें कि जो
इंडो आर्यन के बारे में जब यूरोपियन जो भी ऑथर थे उन्होंने बताया था कि एक तरह से यह वेस्टर्न के तरफ से आए हैं, यूरेशिया हो गए, यूरोप से माइग्रेट किए हैं, तो उनका थ्योरी था कि वह एक इंडियन जो है, आर्यंस जो है वह इंडियंस नहीं थे। एक तरह से अगर उनका ओरिजिन्स की बात करें तो वह जो है ओरिजिन उनका कहीं और से थे, और वो उनका वेस्टर्न कल्चर था, और वेस्टर्न सिटी से, वेस्टर्न कंट्री से वो माइग्रेट होकर इन आपके इंडिया में वो आए थे। तो हम बात देखें कि यूरेशियन थ्योरी जो है वो आपके यूरोपियन स्कॉलर द्वारा दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह जो लिंग्विस्टिक एफिनिटीज़ है इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसके वजह से जो है ये बताते थे कि एक तरह से इनका जो ओरिजिन है वो यूरेशियन है, मतलब कि एक तरह से यूरोपियन मतलब कंट्री से ये बिलोंग करते थे, वहाँ से माइग्रेट होके आए हैं। मैक्स मूलर जो है जब उन्होंने अपना थ्योरी दिया था तो उन्होंने बताया था कि सेंट्रल एशिया थ्योरी उन्होंने दिया था, जिसको कि बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियन जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी आर्यन थे उनका जो है ओरिजिन जो है वह सेंट्रल एशिया से माना जाता है। अगर हम बात करें कि आर्यंस का ओरिजिन को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है, ये आज तक भी डिबेटेबल टॉपिक रहा है, मतलब कि इस पर सर्वसम्मति जो है आज तक नहीं बन पाया है कि आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनली वे में हुआ है। ये एक डिबेटेबल है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, ठीक है। उसके अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने आर्कटिक रीजन थ्योरी दिया था। अब इन्होंने एक बुक लिखा था, जब ये जेल में थे तो इन्होंने एक बुक लिखा था आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, और ये वहाँ के जो भी मौसम के चीज़ें चलती थी, 6 महीने रात 6 महीने दिन, उसके बेस पे इन्होंने बताया था कि आर्यंस जो है वह आर्कटिक रीजन से इंडिया में आए थे। वहीं पे दयानंद सरस्वती की बात करें, इनका थ्योरी तिब्बत थ्योरी है, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो है आर्यंस ये तिब्बत से इंडिया में आए थे। वहीं पे संपूर्णानंद एंड एसी दास, इन्होंने इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी बताता है। इन्होंने कहा कि यहाँ का जो भी कल्चर जो आर्यंस ने एक तरह से क्या कैरी किया है, वह फॉरेन में, या अगर बात करें कि यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, इसलिए यहाँ का जो कल्चर है वो आज के इंडियन कल्चर से काफ़ी मैच होता है। तो इसलिए इनका मानना था कि ये जो आए हैं या फिर इनका जो ओरिजिन है वह इंडिजिनस है, मतलब कि घरेलू है, ये इंडियंस ही हैं एक तरह से, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही इनका ओरिजिन है। इसलिए इनके कल्चर में काफ़ी सारे सिमिलरिटी देखने को मिलते हैं, समानता देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक हम इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी एविडेंस की बात करें तो एक बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है। अगर हम एक वन लाइनर के एग्ज़ाम की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस कंट्री से रिलेटेड है। तो ये अगर हम बोगस कोई इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये तुर्की से आपका रिलेटेड है। देखिए बोगस कोई इंस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जो इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है एक ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया गया है, एक संधि के बारे में बताया गया है। और संधि किसके बीच में हुई थी, तो संधि हुआ था एक हिट्टानी किंग्स और मिट्टानी किंग्स के बीच में। और उसमें इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि ये जब संधि हो रही थी तो उसके विटनेस कौन थे, तो उसके विटनेस थे वैदिक डाइटीज, वैदिक एरा के जो भगवान थे, ठीक है, जो डाइटी थे वो जो है उसके विटनेस थे। अब उसमें कौन कौन से डाइटीज का जिक्र किया गया है, तो उनमें जो है इंद्र का जिक्र किया गया, वरुण का किया गया, मित्र और नसत्य जैसे वैदिक डाइटीज का जिक्र किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में इस जो है एक तरह से जिस तरह के वैदिक डाइटीज का जिक्र किया गया है वह बताता है कि यह जो है, एक सेकेंड, सॉरी, उसमें बताता है कि इसमें जो दो राजाओं के बीच जो संधि हुई थी उसमें वैदिक डाइटीज जो है वह विटनेस हुए थे, जिसके वजह से ये ऋग्वेदिक के कंटेम्प्रोरी हो गया और उससे रिलेटेड जो है ये एक तरह से साबित भी होते हैं। अगर हम बात करें एक और टेक्स्ट की, तो एक टेक्स्ट है जिंद अवस्था। जिंद अवस्था क्या टेक्स्ट है, ये एक ईरानियन टेक्स्ट है। जिंद अवस्था एक ईरानियन टेक्स्ट है। ये किसके बारे में था, यह जो है एक लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ऋग्वेद के साथ जो है
लिंग्विस्टिक और रिलीजियस चीज़ों को एक तरह से दर्शाता है। जिंद अवस्था। और हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज में क्या सिमिलरिटी थे, तो देखिए ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है दोनों का नॉर्थ वेस्ट जो रीजन रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वही ज्योग्राफिकल आपका एक्सटेंट भी रहा है। वैदिक एज में भी जो शुरुआती सेटलमेंट था वो नॉर्थ वेस्ट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहीं उसका सेटलमेंट था, अर्ली सेटलमेंट। अगर हम एनिमल्स की बात करें, दोनों कल्चर में जो है एनिमल्स में काफ़ी फेमिलियरिटी देखने को मिली, समानता देखने को मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या फिर वैदिक एज की बात करें, वैदिक काल की बात करें, दोनों दौरान जो है सीप हो गए, गोट, डॉग हो गए, बफेलो हो गए, बुल हो गए, ये सब काफ़ी कॉमन और फेमिलियर एनिमल थे। अगर हम वैदिक की टर्म्स की बात करें तो इंद्र और पुरंदर, इनका नाम जैसे जो भगवान इंद्र है उनका एक और नाम था पुरंदर, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ सिटीज़ या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ये इनका एक तरह से इस नाम का मीनिंग होता था। दूसरा है वानिक, मर्केंटाइल पीपुल होते थे जो कि ट्रेड उरेड करते थे। अगले है पानीज, जो एक तरह से ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी और बिजनेसमैन होते थे, उनको पानीज कहा जाता था। ये सब कीवर्ड को जरूर याद रखिएगा वैदिक एज का, क्योंकि हो सकता है कि आपका कीवर्ड से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद एक तुर्वासु और यादू। तुर्वासु और यादू क्या है ना, ये एक ट्राइब है, मतलब कि सी फेयरर्स है, मतलब ऐसा ट्राइब है जो एक तरह से समुद्री, जो क्या कहते हैं उसको, व्यापारी टाइप का हो गए या ट्राइबल हो गए, उसको कहा जाता है तुर्वासु और यादू। अब हम बात करें कुछ कोर फीचर जो वैदिक कल्चर के हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो कल्चरल टाइप जो है रूरल और पास्टोरल कल्चर था, काफ़ी ग्रामीण और पास्टोरल सभ्यता थी। लैंग्वेज जो है इस समय संस्कृत का जो मेन लैंग्वेज थे वो संस्कृत है, क्योंकि जो इंडो आर्यन लैंग्वेज आए थे वहीं से संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम बात करें तो इंडो आर्यन एक तरह से इंडो आर्यन से आपका संस्कृत हुआ, ठीक है, और इंडो आर्यन से ही लैटिन हुआ डेवलप, और लैटिन से ही आपका क्या डेवलप हुआ, तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वेद, उपवेद और उनके रिलेटेड पृष्ठ के बारे में। देखिए अगर हम बात करें कि वेद जो है टोटल 4 वेद होते हैं। वेद की संख्या अगर बात करें तो टोटल 4 वेद है। एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं। अगर इनके उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा गया, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा गया, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा गया, अथर्ववेद को अर्थशास्त्र या शिल्पवेद कहा गया। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का आपका धनुर्वेद, अथर्ववेद का अर्थशास्त्र और शिल्पवेद कहा गया। अगर इनके पृष्ठ की बात करें, ऋग्वेदिक एरा में ऋग्वेद जो है उनके पृष्ठ कौन थे, तो उनके पृष्ठ को होता कहा जाता है। इसमें किस तरह के कंटेंट होते थे ऋग्वेद में, तो इसमें जो है भगवान के जो है डेडिकेटेड कुछ प्रेयर होते थे, हिम्स होते थे, मतलब एक तरह से श्लोक होते थे, प्रार्थना होते थे जो भगवान को डेडिकेटेड होते थे। सामवेद में जो पृष्ठ होते थे उनको उद्गत कहा गया है। इसमें जो है मेलोडीज और म्यूजिकल चैंट्स के बारे में बात करें, म्यूजिक से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है सामवेद में। वहीं पे यजुर्वेद की बात करें जिसके पृष्ठ जो है अध्वर्यु है, और यहाँ पे सेक्रीफेशियल फार्मूला और रिचुअल, मतलब कि जो सेक्रीफाइस किए जाते थे राजाओं द्वारा उनके क्या रिचुअल्स होने चाहिए, क्या उसके परंपरा फार्मूला होने चाहिए, उसके बारे में इसमें यजुर्वेद में बताया गया है। यज्ञ कैसे करे, उस सारे के रिचुअल्स कैसे होंगे, उसके बारे में डिस्कस यजुर्वेद में किया गया। वहीं पे अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के जो पृष्ठ है उसे ब्रह्मा कहा गया। इसमें जो है मैजिकल स्पेल्स हो गए, चार्म्स हो गए, एवरीडे जो मेडिसिनल वेस पे जो रेमेडीज है उसके बारे में डिस्कस किया गया। इसमें जो है एक तरह से कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है
चार्म्स हो गए, मतलब नहीं होता है कि मैजिकल वे में जो है जो भी दुख है उसको दूर करने का उपाय जो है इस अथर्ववेद में बताया गया है, डिस्कस किया गया है। अब हम बात करें ज्योग्राफिकल स्प्रेड और ऋग्वेदिक रिवर्स के बारे में। तो देखिए ऋग्वेदिक रिवर जो है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कैसा था, तो ये सप्त सिंधु रीजन में कन्फाइंड थे। अगर हम रीजन की बात करें तो सप्त सिंधु जो है इनका मेन बेस था। और यह जो है, अगर हम बात करें ऋग्वेद का एक हिम्स है जिसको नदी सूक्त हिम कहा गया है, जिसमें स्पेशली जो है 21 रिवर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। 21 रिवर्स के बारे में डिस्कस किया गया है आपका कहाँ पे, तो वो आपका किया गया है नदी सूक्त जो हिम्स है ऋग्वेद का, उसमें डिस्कस किया गया है। अब देखिए कुछ ऐसे एंशियंट नेम है रिवर्स के, और आज के टाइम में उस रिवर का मॉडर्न नेम क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको देखते हैं एक एक करके। जैसे कि एक है कुबा, जिसका आज के टाइम में काबुल नाम है, यह आज अफ़गानिस्तान की नदी है। क्रूमू, ये भी कुर्रम या नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान की रिवर है। गोमती, गुमल, ये भी नॉर्थ वेस्ट की रिवर है। सिंधु, इंडस, बितास्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, वहीं पे पुरुषनी, रावी, बिपाशा, ब्यास, सुतुद्री, सतलज, श्रावस्ती, जिसको कि दृश्य द्वती भी कहा गया है, इसको घग्गर के नाम से जाना गया है। गंगा जो है, गंगा को गंगा के नाम से ही मेंशन किया गया और एक बार इनका मेंशन है। वहीं पर यमुना की बात करें कि इसका जो मेंशन है वह 3 बार किया गया है। तो ये आपके हो गए कुछ एंशियंट नेम ऑफ द रिवर, और उसके आज के टाइम में मॉडर्न नेम क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में। आपको अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें आपको लग रहा है तो आप अपने इन पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको रिवीजन पर्पस से। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, @race to परीक्षा BPSC, इस चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात करें कि वैदिक एज में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल हुए थे, जिसको कि 10 राजन का वार कहा गया, 10 राजन का युद्ध कहा गया। इसका जिक्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये 10 राजन का युद्ध जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका कहानी है, क्या इसके रिलीवेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका क्या महत्व है। तो 10 राजन का जो युद्ध है इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें इसका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। और यह जो लड़ाई थी, यह जो युद्ध था, यह पुरुषनी रिवर यानी कि आज के टाइम में रावी रिवर जिसको कहा जाता है, उस रिवर के किनारे पे यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ जो है आपके भरत ट्राइब जो है एक तरफ थे, और वर्सेस ऐसे जैसे मान लेते हैं कि उस समय कई सारे जो है ट्राइब का क्लान होते थे, उनके क्लान बेस्ड जो है एक तरह से राज होते थे। तो वैसे राज जो है, जैसे कि इसमें कुछ जो है आर्यन कुल के होते थे, कुछ नॉन आर्यन कुल के भी होते थे। तो दोनों मिल के जो है 10 क्लान जो है मिल के वो भरत ट्राइब के साथ, और जिसके राजा कौन थे, जिसके राजा थे सुदास, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, और जिसमें राजा सुदास जो है वह विजय हुए। उन्होंने 10 यूनाइटेड ट्राइब्स, जिसमें कि 5 आर्यन ट्राइब्स थे और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थे, इनको उन्होंने हरा दिया। यह इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है 10 राजन का युद्ध, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें आगे, तो इस समय जो अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजन थे, अगर हम बात करें राजन थे, यह हेरिडेटरी नहीं था। राजन जो थे यह हेरिडेटरी नहीं था, इसका जो है चयन किया जाता था। हेरिडेटरी नहीं था, इसका चयन किया जाता था। अब चयन कैसे किया जाता था, तो उस दौरान एक होती थी सभा, समिति, ये सब जो है एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल होते थे। जैसे कि सभा हो गए, आपका समिति हो गए, तो और एक होते थे विधात एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थे, जो कि एडवाइस देते थे जनरली राजा को।
उसके तरह सभा और समिति जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे राजा के जो इलेक्ट करने की जब बात आती थी, सभा और समिति का रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था। जहाँ पे समिति जो है वो आम लोगों का होता था समूह, यहाँ पे कॉमन लोग जो है कॉमन पीपल का जो है एक तरह से ग्रुप रहता था। वहीं पे नोबल हो गए या फिर प्रीस्ट हो गए, इन लोग का जो ग्रुप था उसको सभा कहा जाता था। इधर जो है एक वुमेन का अलाउंस था भी। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो सभा और समिति में वुमेन को अलाउ किया जाता था, लेकिन जब हम आगे ऋग्वैदिक पीरियड की जब हम बात करेंगे तो उस दौरान जो है वुमेन का अलाउंस जो है डे बाय डे ख़त्म हो गया था सभा समिति में, ठीक है, क्योंकि वुमेन का जो स्टेटस था वो डे बाय डे डिक्लाइन करते चला गया और लेटर वैदिक आते आते जो है पूरी तरह से जो है उनके जो भी स्टेटस था वो काफ़ी डिक्लाइन हो गए। तो ऑफिशियल का काफ़ी रोल रहता था, जैसे कि पुरोहित हो गए, सेनानी हो गए, तो इस तरह के जो ऑफिशियल होते थे उनका रोल काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। जस्ट अ सेकंड। अब देखिए लेटर वैदिक का एक्सपेंशन और उसके जोग्राफिकल जो भी लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्यन जो है वो जब ऋग्वैदिक पीरियड का जब एंड होना स्टार्ट हुआ, लास्ट दौर जब आया, तो वो धीरे धीरे आर्यन जो है वो माइग्रेट करने लगे किस तरफ, तो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन थे, गैंगेटिक बेसिन जिसको आज के टाइम में कुरु पंचाल का रीजन जो था उस तरफ जो है वो माइग्रेट करने लगे और वो उधर ही आप आज के टाइम में जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है उधर ही बस गए। अब इसमें जो है कुरु किंगडम और पंचाल किंगडम का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब जो कुरु किंगडम थे ये दो का यूनियन था, एक पुरु राज्य का और एक भारत का एक तरह से यूनियन था और इसी से कुरु किंगडम बना था। कुरु जो है आज के टाइम में थानेसर दिल्ली में या इसका आज के टाइम में इसका लोकेशन है। इसके किंग थे परीक्षित जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिनका जिक्र जो है अथर्ववेद में किया गया है। कुरु किंगडम से ये बिलोंग करते थे। वहीं पे दूसरा किंगडम था पंचाल। जी पंचाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 5 कंपोजिट क्लासेस जो है इसमें मिले थे, इसलिए पंचाल इसका नाम रखा गया। यह जो है वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक कल्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर की तरह यह काम किया करता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे लार्ज टेरिटोरियल इंटिटीज़ का जो है इमरजेंस होना स्टार्ट हुआ, जैसे कुरु, पंचाल, कोसल, काशी, विदेहा, अंग, मगध। और जब हम लेटर वैदिक पीरियड में बात करें तो ऐसे ऐसे जनपद जब का इमरजेंस हुआ और धीरे धीरे कई सारे जनपद मिलकर जो है महाजनपद का निर्माण करने लगे, जिसके भी 16 महाजनपद का हम आगे पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें आगे सोशियो पॉलिटिकल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो देखिए सोशियो पॉलिटिकल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है कुल जिसको कि फैमिली कहा जाता था, जो कि सबसे बेसिक सोशल यूनिट होता था, जिसको हेड कौन करते थे, तो इनका हेड जो है वो जिनको गृहपति या कुलपति कहा जाता था। वहीं पे इससे कई सारे फैमिली मिलकर ग्राम बनाते थे जो विलेज लेवल पे था। क्लस्टर ऑफ फैमिलीज़ को मिला के ये बनता था। अगर इसके हेड की बात करें तो ग्राम के जो हेड थे उनको ग्रामीणी कहा गया है। वहीं पे कई सारे ग्राम मिलके 20 जिसको क्लान और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस का है जिसको हेड करते थे 20 पति। वहीं पे जन और ट्राइब की बात करें तो कई सारे 20 जो है जो डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके जो है वो जन का मतलब कि निर्माण करते थे और इसको हेड करते थे राजन, जो आज के टाइम में जनरली मतलब कि किंग होते थे, जिसको जो है इलेक्ट किया जाता था क्लान द्वारा, 20 द्वारा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका सिलेक्शन होता था, जिसमें सभा समिति का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था। राजन्स का क्या एट्रीब्यूट था, ये नॉन हेरिडेटरी था, मतलब कि कोई हेरिडेटरी नहीं था। यही अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड में तो वो एक तरह से हेरिडेटरी हो गया था। राजन जो है वह एक हेरिडेटरी पोस्ट हो गया था।
वहीं पे कोई डिवाइन ओरिजिन क्लेम्स नहीं था। रिस्पॉन्सिबल, अब इनका क्या इंपॉर्टेंट था राजन का, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर प्रोटेक्टिंग कैटल। देखिए पहले जो था, जब हम वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें गविष्टि एक था वर्ड, गविष्टि। गविष्टि जो है जनरली एनिमल को कहा जाता था, काऊ। अब ये जो है उस अर्ली वैदिक पीरियड में एक तरह से वेल्थ का काम तरह से ट्रीट होता था। जैसे आज के टाइम में रुपया होता था, वैसे गाय जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वेल्थ माना जाता था। जिसके पास ज़्यादा वेल्थ वो ज़्यादा एक तरह से वेल्दी माना जाता था। और जो युद्ध होते थे वो इसी जानवर के ही वेल्थ पे ही होते थे, काऊ पे बेस पे होते थे। तो जो राजन थे, जो किंग थे, उनका एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो जो है कैटल का प्रोटेक्ट करे, कैटल की सुरक्षा करे। वार भी करते थे, प्रेइंग टू द गॉड्स, और भगवान के पूजा भी करते थे। अगर हम ट्राइबल असेंबलीज की बात करें, जिसमें हम सभा, समिति, विधात और गण की बात किए हैं, तो सभा क्या होता था? देखिए सभा एक स्मॉलर यूनिट होता था जिसमें कि इलाइट असेंबली होते थे, इल्डर्स और इन्फ्लुएंशियल नोबल्स का एक तरह से ग्रुप होता था। तो इसको जो है सभा कहा जाता था। वहीं पे समिति की बात करें, एक जनरल बॉडी असेंबली था जिसमें सारे ट्राइब का जो है एक तरह से ग्रुप होते थे, इसमें शामिल होते थे। इनका जो पावर था सभा और समिति का, वो राजा को इलेक्ट करना, री इलेक्ट करना, यह इनका एक तरह से पावर होता था। वहीं पर अगर हम विधात की बात करें तो ये ओल्डेस्ट ट्राइबल असेंबली था, जिसमें कि जिसमें कि मेन और वोमेन का इन्वॉल्वमेंट जो है काउंसिल में प्रॉपर होता था। यहाँ पे जो है विधात में एक तरह से एडवाइजरी बॉडी के तौर पे भी यह काम करती थी। गन क्या होता था? असेंबली ऑफ ट्रूप्स और स्पेशलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स। कुछ स्पेशलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप का जो समूह होते थे उसको गन कहा जाता था। वहीं पे आगे हम बात करें टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से था, तो उस समय जो एक तरह का टैक्स था जिसको बाली कहा जाता था, एक वॉलेंट्री ऑफरिंग था। बाद में जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है बाली जो है एक तरह से टैक्स जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था। स्पेशली जब वर्ण कल्चर जब डेवलप हुआ, जहाँ पे सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र जब आए थे, तो उसके बाद जो है एक तरह से बाली को वैश्य पे जो है एक तरह से कि कंपल्सन कर दिया गया था कि आपको देना है। लेकिन जब हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो एक तरह वॉलेंट्री था ऑफरिंग था। क्योंकि देखिए वॉलेंट्री ऑफरिंग इसलिए था ना कि पैसे या रेवेन्यू का उतना ज़रूरत होता नहीं था, कोई स्टैंडिंग आर्मी होता नहीं था, क्योंकि उस तरह के किसी भी तरह के लोग वार में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो एक तरह से वॉलेंट्री ऑफरिंग था जो कि विष द्वारा राजन को दिया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। बाद में यह कंपलसरी हो गया था। भाग क्या है? तो भाग भी जो है तरह से, भाग क्या होता है ना कि शेयर, तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था, शेयर था, टैक्स का ही एक तरफ पार्ट है। शुल्क क्या है? कस्टम टैक्स था, एक तरह से ये भी एक टैक्स था। वहीं पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के बारे में देखिए, अर्ली वैदिक ऑफिशियल और लेटर वैदिक ऑफिशियल में क्या डिफरेंस आया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि पुरोहित जो कि प्रीस्ट और चीफ एडवाइजर होते थे, राजा का चीफ एडवाइजर होते थे। सेनानी ये कमांडर ऑफ आर्मी होते थे। वज्रपति यह पास्चर लैंड के इंचार्ज होते थे। उसके बाद है अस्पस, जिसको कि स्पाई और इंटेलिजेंस का यह इनका रोल था। जीव ग्रीव जो है ये पुलिस ऑफिसर होते थे। मध्यमासी यह जो है कोई भी डिस्प्यूट होता था उसका मध्यस्थता करने के लिए मध्यमासी ऑफिशियल होते थे। ग्रामनी यह हेड, विलेज के हेड होते थे। दंपति यह फैमिली हेड होते थे। वहीं पे अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो भाग दूग यह जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। संग्रहित्री, अब देखिए संग्रहित्री जो है ये क्या है, कोई भी चीज़ संग्रह करना, संग्रह करने के लिए क्या होता है? ट्रीजर। इनका जो रोल था वो ट्रेजरी का था। महिषी यह चीफ क्वीन थी। सूत जो है ये कोर्टियर, चैरिटर, ये जो है सूत कहलाते थे। स्नाता और चैम्बरलेन यह जो है रॉयल चैम्बरलेन, इनका जो है मेन रोल था। उसके बाद है अक्षुपा यह अकाउंटेंट होते थे। तक्षण कारपेंटर। रथकर यह चैरियट मेकर होते थे। और पालागल यह एक मैसेंजर होते थे। तो यह सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है जिनका क्या क्या इंपॉर्टेंट अलग अलग रोल था, क्या क्या इनका मेन वर्क्स था, इसके बारे में हमने देखा। कुछ जो है लेटर वैदिक पीरियड में कुछ रॉयल सेक्रीफाइस राजा द्वारा किए जाते थे, क्योंकि राजा जो है वो बाद में हेरिडेटरी हो गए थे, तो वो अपनी अथॉरिटी और अपनी जो है अथॉरिटी को और
इस्टेब्लिश करने के लिए वो कई सारे यज्ञ करते थे, जैसे कि राजसू यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था। तो राजसू यज्ञ क्या था कि रॉयल कंसिक्रेशन, जब राजा का गद्दी समारोह होता था तो उसके लिए एक यज्ञ किया जाता था, राजसू यज्ञ, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है राजा को दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ना कि घोड़ा का जो है इंपीरियल हॉर्स को जो है वो दौड़ाया जाता था, और वो जितना एरिया को दौड़ते हुए कवर करेगा वो सारा एरिया जो है वो राजा के अधीन हो जाते थे, राजा के टेरिटरी होते थे। उस दौरान अगर किसी राजा ने अगर उस घोड़े को रोका और चैलेंज किया तो उस राजा को, मतलब कि वहाँ जो लोकल राजा थे वहाँ से जो जिस राजा ने घोड़े अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट कराया था उनके साथ उनको फाइट करना होता था, उनके साथ उनको युद्ध लड़ना होता था। अगर वो युद्ध में हार जाते थे तो फिर वो टेरिटरी जो है राजा की हो जाते थे। उसके देख के वाजपेयी एक चैरियट रेस होते थे। एक तरह से चैरियट रेस क्या है कि राजा फिक्स होता था कि राजा ही इसमें जीतेंगे, सारे चीज़ें एक तरह से मनोरंजन का था। चैरियट रेस रथ का जो है रेस होता था, ठीक है, उसको वाजपेयी यज्ञ कहा गया है। अगर हम सोसाइटी और वर्ण सिस्टम की बात करें तो अर्ली डिवीजन जो है दो प्राइमरी ग्रुप होते थे, एक आर्य होते थे और एक दास और दासी होते थे। आर्य कौन होते थे? जो कि वैदिक हिम्स कंपोज करते थे, और दास और दासी कौन थे? जो कि रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। दो ही कैटेगरी होते थे। इसको ये भी कह सकते हैं एक आर्यन होते थे और एक नॉन आर्यन होते थे। उसका वर्ण सिस्टम जो ओरिजिन हुआ यह ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ऋग्वेद के 9th मंडल की बात करें और 10th मंडल की बात करें जो कि पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, वहाँ पे वर्ण का जब बात किया गया तो वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, वो बर्थ बेस्ड नहीं था। ऑक्यूपेशन जिस तरह का ऑक्यूपेशन करते थे वैसा वर्ण जो है उनको दिया जाता था। तो ब्राह्मण का जो अगर बात करें तो ब्राह्मण में जो मेन था इनका काम स्टडी का था, टीच था, मतलब कि वेद को पढ़ाने का काम था। रिचुअल्स जो भी होते थे उनको परफॉर्म करने का जो ड्यूटी था वो ब्राह्मण के पास था। और ये जो है गिफ्ट रिसीव करते थे, ठीक है, कोई भी गिफ्ट जो है राजा द्वारा ये एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद हम बात करें क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या काम था? ये लोगों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन का काम इनका था। ये जो है वार होता था, युद्ध होता था, उसमें यह इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था और ये फाइट करते थे। ये कई सारे सेक्रीफाइस भी जो है, यज्ञ भी जो है परफॉर्म करते थे। वहीं पर अगर तीसरा बात करें वैश्य या हर्डिंग एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर और ट्रेड रिलेटेड चीज़ें था, एक्टिविटी था, वो वैश्य द्वारा किया जाता था। शूद्र ये भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, मतलब, ठीक है। उसके बाद शूद्र, ये जो है इनका मेन जो काम था, अपर तीन जो ग्रुप थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सेवा करना जो है वो शूद्र का वर्ण का यह ड्यूटी था। और इनको जो है रिचुअल से बाहर रखा गया क्योंकि इनको काफ़ी नीचे तबके का माना जाता था, इसलिए इनको बाहर रखा जाता था। उसके बाद बात करें वैदिक एज में जो शादी होती थी वो 8 तरह से होते थे। अब 8 तरह से कैसे होती थी? सबका अलग अलग मैरिज टाइप था। जैसे ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह होता था जिसमें जो लड़की की शादी जो है विथ अ बॉय ऑफ सेम वर्ण विथ वैदिक राइट्स और रिचुअल्स। जैसे कि एक लड़की का शादी एक लड़के से जिस लड़के से हो रही है, वो लड़का और लड़की दोनों का वर्ण जो है वो सेम होता था, और शादी जो है पूरे रिचुअल्स परंपरा के तहत जो होता था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। उसके बाद है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता था? जब फादर डोनेटेड हिज डॉटर टू द प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ दक्षिणा। जब कोई पिता अपनी बेटी को प्रीस्ट जो थे, अब प्रीस्ट के बारे में हमने ऊपर बताया, प्रीस्ट का क्या काम था? जो भी रिचुअल्स होते थे परफॉर्म करना, तो उनको एज ए डोनेट कर देते थे अपनी बेटी को दक्षिणा के तौर पे, तो वो जो है दैव विवाह कहा जाता था, ठीक है। अगला है अर्श विवाह। अब अर्श विवाह क्या है? अर्श विवाह होता था ए टोकन ब्राइट प्राइस ऑफ अ काउ एंड अ बुल वाज गिवन। एक ऐसा विवाह जिसमें कि एक जो है मतलब कि गाय और एक बुल का जो प्राइस होता था वो ब्राइड को दिया जाता था। उसका प्रजापति विवाह, मैरिज विदाउट डॉरी एंड फोकस्ड ऑन सिविक ड्यूटी परफॉर्मेंस। इसमें डॉरी का कहीं पे भी जिक्र नहीं था इस शादी में।
गंधर्व विवाह, लव मैरिज जो होता था उस समय उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह जिसमें मैरिज बाय परचेज, जब कोई भी चीज़ को जैसे कि खरीद के लाए गए होते थे उनके साथ जब शादी होती थी तो उसको असुर विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह जैसे सिडक्शन ऑफ गर्ल वाइल स्लीपिंग इंटॉक्सिकेटेड एंड मेंटली अनस्टेबल, उसको कहा जाता था। राक्षस विवाह, मैरिज बाय एब्डक्शन और कैप्चर, किसी को कैप्चर करके जब शादी जबरदस्ती से करते थे उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। अब हम बात करें कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या होता था वैदिक एज में, तो अर्ली वैदिक पीरियड में स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में बात करेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मोनोगमी काफ़ी कॉमन थे। मतलब कि मोनोगमी मतलब सिंगल मैरिज, एक लड़का एक लड़की से शादी होना, ठीक है। वहीं पे पॉलीगमी एग्जिस्ट करते थे, रॉयल फैमिली जो भी थे उसमें पॉलीगमी एग्जिस्ट करते थे, मतलब एक मेल जो है वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ जो है शादी करते थे, उसको पॉलीगमी कहा जाता है। इवन वुमेन जो है पॉलिंड्री भी कहीं हद तक जो है वह देखने को एविडेंस मिले हैं। वहीं पे वुमेन जो है इंजॉयड इक्वल रिचुअल स्टेटस। अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस जो है इक्वली माना जाता था, कोई भी रिचुअल होता था उसमें वुमेन का मतलब महिलाओं का जो अधिकार था वो समान माना जाता था जेंट्स के कंपैरिजन में। कुड चूज पार्टनर, और उनको यह राइट होता था कि वो अपने शादी के लिए अपना पार्टनर चूज करने का राइट भी जो है वुमेन को दिया गया था। मैरी लेट, वो लेट में भी शादी करते थे, अपनी मर्जी से करते थे। इवन असेंबली जो कि सभा समिति और विधात जो था उसमें उनका पार्टिसिपेशन भी होता था। अगर हम बात करें प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में था, उनका नाम है गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, ये सब जो है अर्ली वैदिक पीरियड के जो है वुमेन स्कॉलर होते थे, विदुषी होते थे जो है। उसके बाद बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो यहाँ से जो है ना लेटर वैदिक पीरियड में जो फैमिली सिस्टम था वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। गोत्र सिस्टम इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, गोत्र सिस्टम इवॉल्व हो गए थे। मेल एंसेस्टर जो है का वर्शिप स्टार्ट होना शुरू हो गया था। एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी था। देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड में भी था, बाद में ये काफ़ी रिजिड हो गए थे। उसके प्रोमीजेनेचर एस्टेब्लिश हो गए थे कि मतलब कि हेरिडेटरी हो गए थे गद्दी। गृहपति जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वुमेन जो है अपना राइट जो है पॉलिटिकल असेंबली में जो अटेंड करने का राइट था अर्ली वैदिक पीरियड में, उसको उन्होंने डे बाय डे लॉस्ट कर दिया, खो दिया लेटर वैदिक पीरियड आते आते। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इकोनॉमिक एक्सेप्ट अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था, लेटर वैदिक पीरियड में कैसा है, इसके बारे में। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो पास्टोरल होता था, कैटल रियरिंग होता था, एग्रीकल्चर एक तरह से सेकेंडरी होता था, मतलब पशुपालन इंपॉर्टेंट जो है एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन होते थे। वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में बात करें ऑक्यूपेशन की तो एग्रीकल्चर काफ़ी प्राइमरी हो गए थे, क्योंकि कैटल जो है सेकेंडरी हो गए थे। क्योंकि देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेटर वैदिक आते आते आयरन का जो है प्रॉपर यूज स्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे काफ़ी जो है लोगों ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। लैंड टेन्योर की बात करें तो ट्राइबल और कॉमन ऑनरशिप होते थे। लेटर वैदिक पीरियड में प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो शुरू हो गए थे। मेटल जो है अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज थे जिसको अयास कहा जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन हो गए थे, जिसको कि अगर हम बात करें तो कि इसका जिक्र जो है श्यामा अयास और कृष्णा अयास में जनरली किया जाता था। ट्रेड और करेंसी की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड बार्टर सिस्टम पे थे। बार्टर सिस्टम किसको कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था जिसमें कि लेन देन पे कोई करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था। जैसे कि मान लेते गेहूँ आपको जो है सरप्लस में है और आपको टमाटर चाहिए, तो अगर अगले को गेहूं की ज़रूरत है आपको टमाटर की ज़रूरत है, तो एक तरह से एक्सचेंज कर लेते थे, तो वही बार्टर सिस्टम होते थे। इसमें काऊ जो है और निस्क, निस्क जो है ज्वेलरी जिसको कहा जाता था, निस्क गोल्ड ज्वेलरी, वो काफ़ी स्टैंडर्ड यूनिट था। लेटर वैदिक पीरियड में गिल्ड सिस्टम डेवलप हो गया। गिल्ड सिस्टम में ग्रुप ऑफ ट्रेडर होते थे। गिल्ड अगर बात करें तो यह आपका ग्रुप ऑफ ट्रेडर होते थे, तो यह डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। मोनेटाइजेशन भी धीरे धीरे वह अर्ली बेस में मतलब शुरुआती दौर का वो स्टार्ट हो चुके थे। वहीं पर रिलीजियस प्रैक्टिस और डाइटीज की बात करें तो रिलीजियस प्रैक्टिस अर्ली वैदिक रिलीजन की बात करें तो नेचुरलिस्टिक पॉलीथीजम था, मतलब कि नेचुरल वर्शिप काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पॉलीथीजम था, पॉलीथीजम मतलब एक से ज़्यादा भगवान में लोग का बिलीफ था। जैसे कि इंद्र हो गए पुरंदर, जिनको डिस्ट्रॉयर, फॉर्ट, रेन और थंडर गॉड कहा जाता था, जिसके लिए
ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है, ऋग्वेद अगर बात करें तो 1028 हिम्स जो है ऋग्वेद में, उसमें से 250 हिम्स जो है वो केवल गॉड इंद्र को ही डेडिकेटेड है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इंद्र को ही डेडिकेटेड है हिम्स। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट है अग्नि, जिनको फायर गॉड कहा जाता है, और ये क्या है, यह एक इंटरमीडिएरी है बिटवीन गॉड्स एंड मैन। इनको 200 हिम्स जो है इनको डेडिकेटेड है। उसके बाद वरुण, पर्सनिफिकेशन ऑफ वाटर एंड गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, इनको कहा गया है। सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स और सेक्रेट ड्रिंक। जो ऋग्वेद की जो 10 मंडल है, र्ग्वेद में 10 मंडल है, उसके 9वें मंडल में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है, जिक्र किया गया है। ये जो भगवान थे, ये जो डाइटिस थे अर्ली वैदिक पीरियड के, ये लेटर वैदिक पीरियड जाते जाते इनमें जो है चेंज आ गया। अब हम लेटर वैदिक पीरियड में अगर बात करें कि जो रिचुअल था, प्रिस्टली सुप्रीमेसी था, वो शिफ्ट हो गए थे। पहले जो प्रिस्ट का सुप्रीमेसी था उतना नहीं था, लेटर वैदिक आते आते प्रिस्टली क्लास का सुप्रीमेसी काफ़ी बढ़ गया था। जो ट्रिनिटी है वो उसका राइज होना स्टार्ट हो गए थे। प्रजापति, जिसको कि ब्रह्मा कहा गया, उनको सुपीरियर क्रिएटर माना गया। रुद्र, जिनको शिवा कहा गया या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एनिमल का देवता भगवान माने गए। विष्णु, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी हो गए। तो ये आपके हो गए डाइटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। वहीं पर बात करें वैदिक लिटरेचर के बारे में, तो वैदिक लिटरेचर में 2 तरह के लिटरेचर, एक था श्रुति लिटरेचर और एक था आपका स्मृति लिटरेचर। अब देखिए श्रुति लिटरेचर क्या है ना, कि ये इसमें कोई भी चीज़ें जो है ना वो केवल सुनी सुनाई कहानी है, ठीक है। और स्मृति लिटरेचर क्या है, वो मेमोरी बेस्ड कंपोजिशन है। मतलब कोई उसका मतलब कि क्लियर कट कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि कंपाइल किया गया है, कि वो एक मेमोरी बेस्ड कंपाइलेशन है जो स्मृति बेस्ड में। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल है, 1028 हिम्स जो है इसमें लिखे गए हैं। सखाज, जिसको सकाल और बतकल कहा गया है। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण जो है जिसमें ऐतरिया ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। अरण्यका, अब सारे वेद का अपना जो है ब्राह्मण होते थे और सारे वेद का अपना अरण्यक होते थे, अपने उपनिषद होते थे। तो जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण का नाम ऐतरिया या कौशिकी ब्राह्मण है। अगर हम अरण्यका की बात करें तो अरण्यका में ऐतरिया अरण्यका और कौशिकी अरण्यका का है। उपनिषद जो है ऐतरिया उपनिषद और कौशिकी उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। नोट की बात करें तो मंडल 2 से 7 जो है ओल्डेस्ट है, सबसे पहले जो है कंपाइल हुए थे। दूसरा मंडल से लेके 7वें मंडल तक के जितने भी मंडल थे वो सबसे पहले कंपाइल हुए थे। इसका फैमिली बुक भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ओल्डेस्ट है, सबसे पहले कंपाइल किया था। मंडल 1 और 10th जो है वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, मतलब कि एक तरह से सबसे लेट कंपाइल किया गया है, पहला मंडल और 10वां मंडल। वहीं पे अगर बात करें यजुर्वेद के तो ये सेक्रीफाइशियल रिचुअल के बारे में बताता है। इसमें 2 चीज़ है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का क्या है, शुक्ल मतलब व्हाइट होता है, कृष्ण मतलब ब्लैक यजुर्वेद। इसमें जो है बादस्नेही कनव और बादस्नेही माध्यम धिनिया के बारे में इनका है। ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। वहीं पे अरण्यका की बात करें तो बृहद अरण्यका, ये शुक्ल यजुर्वेद से है। उपनिषद में ईसा वैश्य उपनिषद और बृहद अरण्यका उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो करक कथा संहिता, कपिस्थाल कथा संहिता और मैत्रेयानी संहिता, तैत्तरीय संहिता, ये सब जो है कृष्ण यजुर्वेद के। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो तैत्तरीय ब्राह्मण, अरण्यका जो है तैत्तरीय अरण्यका, उपनिषद जो है कठोपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद जो है वह रिलेटेड है। सामवेद की बात करें बुक ऑफ चैट्स है। अब इसमें जो है ना मोस्टली जो माना जाता है कि इसके जो हिम्स है, इसके जो श्लोक है वो कॉपी किए गए हैं ऋग्वेद से। आगे हम बात करें ब्राह्मण की तो पंचविश ब्राह्मण हो गए, सदाशिव ब्राह्मण हो गए, जैमिनिया ब्राह्मण हो गए, ये सब जो है सामवेद से है। अरण्यकाज की बात करें तो छंदोगय अरण्यकाज और जैमिनिया अरण्यकाज। उपनिषद हो गए छंदोगय उपनिषद और जैमिनिया उपनिषद, या सामवेद से रिलेटेड है। अथर्ववेद ये मैजिकल चार्म्स और स्पेल से रिलेटेड है। ब्राह्मण जो है गोपद ब्राह्मण। अरण्यका, इसका कोई अरण्यका नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, अथर्ववेद का कोई अरण्यका नहीं है। अब अरण्यका क्या है, अरण्यका एक फॉरेस्ट बुक है,
ठीक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक फिलोसफिकल बुक है। ब्राह्मण क्या है? उसमें बताया गया है कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब आप जरूर, तो बेसिक चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखें। अब बात करें स्मृति लिटरेचर के, तो स्मृति लिटरेचर जो है वो मेमोरी बेस्ड होते थे। मेमोरी बेस्ड में जो है 6 वेदांग होते थे, शिक्षा हो गए, कल्प हो गए, व्याकरण हो गए, निरुक्त हो गए, छंद हो गए, ज्योतिष हो गए, ये सब वेदांग होते थे। 6 सद दर्शन थे, न्याय हो गए, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। अब इनके जो है ना अलग अलग सद दर्शन के अलग अलग कंपाइलेशन द्वारा, क्या कहते हैं उसको, स्कॉलर द्वारा कंपाइल किए गए थे। ठीक है। जो 6 फिलोसफिकल सिस्टम थे उसके अलग अलग थे। अब हम बात करें कि उसके फाउंडर को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्याय, न्याय को अगर हम बात करें कि इसका फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे सेज, जो साधु थे, गौतम। या अपने इन पे इसको लिख लीजिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे है वैशेषिका। वैशेषिका का जो है अगर फाउंडर की बात करें तो इनके जो है महर्षि कनाद, सेज कनाद इनके फाउंडर है। तीसरा बात करें सांख्य, इनके फाउंडर जो है सेज कपिला है। चौथा बात करें जो है योग, योग के जो है वो पतंजलि हैं। उसके बाद 5th नंबर की बात करें तो पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो जैमिनी है। और छठा है आपका वेदांत, जिसको कि उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। और हम बात करें कि इसके फाउंडर का नाम क्या है, तो इसके फाउंडर का नाम है बद्रयान। ठीक है। तो ये 6 शब्द दर्शन हैं जिनके अलग अलग फाउंडर थे। न्याय के हो गए गौतम, वैशेषिका के हो गए कनाद, सांख्य के हो गए कपिला, योग के हो गए पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा वेदांत के हो गए बद्रयान। स्मृति में आपके इपिक्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गया। रामायण का महर्षि वाल्मीकि द्वारा, महाभारत का वेद व्यास द्वारा कंपाइल किया गया। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, जो कि हम ऊपर पर बात किए थे, जो ऋग्वेद के उपवेद है। धनुर्वेद ये आपका यजुर्वेद का है। गंधर्व वेद ये सामवेद का है। अर्थशास्त्र और शिल्प वेद जो है वो और अथर्ववेद का उपवेद हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया वैदिक एज के बारे में। जो जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको कवर किया। ठीक है। चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके बेस पे जो है हमने ऑलरेडी कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन MCQ हमने ऑलरेडी करा रखा है। तो आप इस सेशन क्लास के बाद जो है उसको एक बार ज़रूर देखिए और देखिए कि उसमें आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कहाँ पे अभी भी आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में पिन डाउन करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।